गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीनियस स्टार ट्यूटोरियल। जैसा कि आज फोर्थ डे है हमारी अकाउंट्स की इस क्लास का। आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के ऊपर हमने कल ऑपरेटिंग साइकिल डायग्रामेटिकली उसको देखा था, तो आज ऑपरेटिंग साइकिल के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद का जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को मैं चाह रहा हूं पूरी तरीके से समझाया जा सके, कैसे उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं वन बाय वन हर चीज को आपके सामने रख रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। आज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और इसके बाद एसेट्स के ऊपर हम देखेंगे एसेट्स को हमने कैसे लाना अपनी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो होती हैं जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ए करंट ईयर हम पे करते हैं, वो हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ये जितने भी हो गए, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं। ये हमारी करंट लाइबिलिटीज में आती हैं। कल मैंने एक चीज कही थी, अगर आपको याद हो, कि वो लाइबिलिटीज, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो हमने करंट ईयर में पे ऑफ कर रही है, वो भी हमारे लिए नॉन करंट नहीं बल्कि करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। बट यहां पे ट्रेड पेएबल, जब मैंने फॉर्मेट बताया था तो उसमें मैंने डिटेल बताया था कि ट्रेड पेएबल क्या है, सेंट्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल अगर ये ड्यू हो रहे हैं 12 मंथ अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही ड्यू हो रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज। अगर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही ड्यू हो रहे हैं, हमारा मान लो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, तो हमारे ट्रेड पेएबल 31 जून, मान लो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक हमारा करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर ऑपरेटिंग साइकिल है, चल रहा है। तो वहीं पे हमारा सेंट्री क्रेडिटर ये ड्यू हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज बनेगी। अब अदर करंट लाइबिलिटीज, बाकी वाली जो करंट लाइबिलिटीज हैं, वहां पे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उनकी मैच्योरिटी, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। देखो, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। देखो, अक्रूड जैसे एक कॉमन सी आपने 11th में भी पढ़ा होगा, इनकम, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है, और दोज इनकम विच यू हैव अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आप कमा तो लेते हो, उसको अभी रिसीव नहीं करते, दैट इनकम इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। तो यहां पे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड हो गया बट अभी ड्यू नहीं हुआ, कहां पे, बोरोइंग्स पे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें अभी किसी को कोई काम दिया नहीं है, कंसिडरेशन नहीं दिया, समथिंग इन रिटर्न अभी कुछ नहीं दिया, बट इनकम हमने पहले ले लिया। जैसे मोस्टली होता है, कुछ एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में, वो कंपनी से पैसा ले लेते हैं, हाँ जी आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आपको इसके बदले में मैं काम करूंगा आपके पास इतने। बट 10,000 उसने पहले ले लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस उसने ले लिया, बट अभी उसने उसके बदले में कंपनी को कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ये भी उसकी करंट लायबिलिटी बन जाती है कि वो कंपनी की करंट लायबिलिटी को चुकाए, या कंपनी किसी से ले लेती है, रिसीव कर लेती है पैसा एडवांस में, अभी उससे कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया, तो वहां पे भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। इसको भी हम अपनी बैलेंस शीट के करंट हेड में रखेंगे। अनपेड डिविडेंड्स, देखो उसमें मैं शेयर की बात कर रहा था, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अनपेड डिविडेंड्स होता, इक्विटी शेयर को में भी डिविडेंड मिले या ना मिले, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जिनको हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाया हो अपनी कंपनी का, उनको तो डिविडेंड देना ही है।
अगर मान लो कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको डिविडेंड नहीं दिया, तो ये कंपनी की करंट लाइबिलिटीज है कि उसको वो डिविडेंड देना है, तो ये भी करंट लाइबिलिटीज के अंडर आ जाएगा बैलेंस शीट में। अनपेड डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना अभी वो दिया नहीं है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी रहेगी, ये भी अदर करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में बैलेंस शीट में आएगा। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देखो प्रोविजंस हम 11th में पढ़ते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कुछ ऐसा पैसा अपनी बिजनेस में रख दिया कि ताकि कल अगर बिजनेस को कोई नुकसान होता है तो बिजनेस उस नुकसान से निकलने के लिए इस पैसे को यूज करेगी। मान लो मैंने एक कंपनी से 1 लाख रुपए ले लिया, वो कंपनी मुझे 1 लाख दे के 1 लाख अलग से और रख लेगी प्रोविजन। अगर मैं उस कंपनी का डिफॉल्टर बन जाता हूं, मैं वो पैसा नहीं देता, कंपनी वो 1 लाख जो उसने साइड पे रखा वो अपनी कंपनी में लगा के रखेगी, वो उसका 1 लाख प्रोविजन हो गया। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कुछ कंपनी ऐसे प्रोविजन रखती है जिनमें अगर कंपनी को लॉस हो रहा हो, कंपनी डूब रही हो, बट वो अपने एम्प्लॉय को प्रोविजन, देखो अभी की एक सीधी सी एग्जांपल है, अभी पूरे इंडिया पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन है, तो कुछ कंपनियां, जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय, जिनके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो वो बेनिफिट प्रोविजन है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अपने करंट ईयर में ही, अपने करंट ऑपरेटिंग साइकिल में ही वो कंपनी उनको पे दे रही है, तो वो पे कहां से आ रही है, अभी कंपनी तो अर्न कुछ कर नहीं रही है, ये पे जो दे रहे हैं, ये जितना भी पैसा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन से ही दे रही है, कंपनी ने रखा हुआ था, कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कंपनी बंद होती है, इन्वायरमेंट बंद होता है, तो हमने अपने एम्प्लॉय को कुछ देना है, जब वो ये एम्प्लॉय को ये वाला हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। अब अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है सच प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कंपनी ने टैक्स के लिए रखा हो कि हम टैक्स इस पैसे में से देंगे। प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड देना अपने शेयर होल्डर को उनके लिए रखा हो, तो ये हमारे लिए आ गया प्रोविजन। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट्स देखेंगे हम। नॉन करंट एसेट्स, जो हमारे पास करंट नहीं है एसेट्स, यूं कहूं तो फिक्स एसेट्स भी इसी में आ जाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आ जाते हैं। हम पहले देखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच नॉट मेन टू सेल, which are used in business for long time and a long profit, जिसको हम सेल नहीं करते, बेचने के लिए नहीं है, वो अपनी बिजनेस में यूज करके लंबे समय के लिए यूज करके एक ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस फिक्स एसेट्स को हम यूज करते हैं। एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग, लैंड, ये वगैरह, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स के अंडर आ जाता है टेंजिबल एसेट्स। देखो, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन टच एंड सीन इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स है। अब टेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये हमारे लिए टेंजिबल। अब देखो, मैंने यहां कहा था विच मे नॉट सेल, we use in the business for long profit and long profit। फिक्स एसेट्स को मैं कह रहा, देखो अब बिल्डिंग है, एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री है, कंपनी है, एक बिजनेस है, उनका एक बिल्डिंग है जहां पे वो सारा बिजनेस जहां से करते हैं, तो जिस बिल्डिंग से वो बिजनेस करते हैं उसको तो वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो उसको सेल करेंगे तो उनको पूरा बिजनेस सेल करना पड़ेगा। अगर वो अपने बिजनेस को सरवाइव करवाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम अर्निंग करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट की, तो बिल्डिंग को तो नहीं वो सेल करेंगे। तो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, तो उसी बिल्डिंग से वो अपने एसेट्स को
करंट एसेट्स को सेल किया जाता है, फिक्स एसेट्स को बिजनेस में सेल नहीं करते। फिक्स एसेट यूज फॉर अर्निंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट टच एंड सीन इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं। महसूस इन द सेंस जिनको हम फील कर सकते हैं, हाँ ये भी हमारी बिजनेस में कुछ है। जैसे गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, जो हमारे बिजनेस का नाम चलता है। ब्रांड, अब देखो नाइकी एक ब्रांड है, तो नाइकी वो वर्ड है, पर नाइकी को तो किसी ने नहीं देखा। प्यूमा ले लो, एडिडास ले लो, इनको तो किसी ने नहीं देखा। ये ब्रांड है, एक नाम चलता है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ऑल आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा कैपिटल जो है वो कैपिटल पे काम हो रहा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, ये भी हमारा आ जाता है फिक्स एसेट्स में। देखो जितना भी हमारा बिजनेस में जो भी कुछ लगा हुआ वो तो अंडर कैपिटल आ जाता है, बट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये अंडर फिक्स एसेट्स आ जाता है। ठीक, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स का ही दूसरा पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट है जो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो वो कहेगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारी फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंडर जाएगी। इसको भी हम अपनी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में लेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये भी जो नॉन करंट एसेट्स के जो है। क्यों? देखो लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, ये लोन और एडवांसेस जो है ये कंपनी ने दिए हुए, कंपनी ने जो लोन और एडवांसेस किसी को दिए होते हैं, जो कंपनी ने लिए हुए हैं वो उसकी लाइबिलिटीज है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगी। बट जो कंपनी, ये वाले कंपनी ने लोगों को दिए हुए हैं, जो कंपनी ने दिए तो वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स में आएगा। तो करंट एसेट्स। अब ऑपरेटिंग साइकिल हमने कल भी देखा था, तो फिर से एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल को। व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी आइडेंटिफाइड, जब ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाइड कर सकते, मतलब व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब 12 मंथ जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है उसको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो हमें इस ऑपरेटिंग साइकिल विद इन आफ्टर द 12 मंथ वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड ओवर ऑपरेटिंग साइकिल। करंट इन्वेस्टमेंट, अब आगे बात करंट इन्वेस्टमेंट की। आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर कंप्लीटेड अप टू 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाए एक बिजनेस में, जो 1 साल के लिए ही बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के अंदर अंदर, उसको वो आएगी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट में। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट जो लेते हैं वो भी 1 साल के लिए होगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये जो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन सिंपल स्टॉक, इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक। तो इन्वेंट्री हमारे पास क्या क्या होगी? रॉ मटेरियल हो गया, सबसे पहले हम कच्चा माल लाएंगे स्टॉक के लिए, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसको कच्चे माल को चेंज करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस देंगे ताकि वो फिनिश्ड गुड्स में चेंज हो। जब वर्क इन प्रोग्रेस कुछ काम होने के बाद वो आएगा हमारे पास फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में। जब वो फिनिश्ड गुड्स होगा तो हम उसको बेचने के लिए अपने स्टोर्स वगैरह में लाएंगे, उसको कहेंगे स्टॉक इन ट्रेड। अब जब स्टॉक इन ट्रेड में लाएंगे तो जो हमारे पास स्टोर, पूरा स्टोर होगा वो भी एक स्टॉक है, तो स्टोर एंड स्पेयर्स ये भी हमारे पास स्टॉक। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है
जो से पहले हमारे पास स्पेसिफिक नेचर का जो स्टॉक बच गया उसको भी हम इन्वेंट्रीज में लेंगे। अब ये हमारे पास हो गया इन्वेंट्रीज। देन नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो ट्रेड रिसीवेबल वो है जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है किसके अगेंस्ट, सेल के ऊपर। सेल करके जो पैसा रिसीव हो रहा है वो वाला। और ये 12 मंथ ऑफ ओवर बैलेंस शीट, जो हमारे बैलेंस शीट अपने ऑपरेटिंग साइकिल के 12 मंथ है उनके बीच में जो करंट एसेट्स के ऊपर जो पैसा है वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में है क्या क्या, डेटर और बिल रिसीवेबल। जैसे मैंने ट्रेड पेएबल में बता दिया था आपको, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल आ जाते हैं ट्रेड पेएबल के अंदर, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं डेटर और ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों सॉरी बिल रिसीवेबल, ये ट्रेड्स पेएबल की हेडिंग के नीचे आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो जब हमने इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारा, इसके बाद हमारा एसेट्स जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की मकदार पे आ जाता है। हम अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज करके पैसे में या पैसे के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं बिजनेस में, तब ये भी हमारे करंट एसेट्स के नीचे आ जाएगा अपनी बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो शॉर्ट टर्म कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स करंट ईयर के लिए थोड़े समय के लिए जो कंपनी ने लोन दिया हुआ है, जो उसको अपने ही ऑपरेटिंग साइकिल में रिसीव हो जाना है, करंट ईयर में ही रिसीव हो जाना है, वो शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस करंट एसेट्स के नीचे। और अदर करंट एसेट्स, जो बाकी जितने भी बच गए वो सारे कंपनी के लिए अदर करंट एसेट्स ही रहेंगे। तो ये हमारा सारा था करंट एसेट्स। लास्ट थिंग है करंट एसेट्स के बाद हमारे पास लास्ट थिंग है जो कंटीजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो है जो कंपनी के लिए कभी बढ़ती नहीं है, बट कंटीजेंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी एक्नॉलेजमेंट एज डेब्ट, गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने किसी की गारंटी दे दी। अदर मनी विच एज कंपनी कॉन्टीजेंटली लायबल, कोई और पैसा जो कंटीजेंट कंपनी को पे करना है, कॉन्टीजेंटली कंपनी को पे करना है। अगर सिंपल वर्ड में कहूं, कंटीजेंट लायबिलिटी ये अनसर्टेन लायबिलिटीज होती है, जो ये कंपनी के लिए अनसर्टेन लायबिलिटीज होती है, जो कंपनी के लिए कभी बढ़ेगी नहीं कंपनी के लिए, बट कंपनी ने अगर किसी की गारंटी दे दी, कोई किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली, तो वो कंपनी के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाती है। इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ये हम अपनी बैलेंस शीट, दीज आर ऑलवेज स्टेटेड इन द नोट्स अकाउंट बिलो द बैलेंस शीट, ये हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे नोट में लिखेंगे ये कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी थी। और यहां तक हमने, अब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे कल से। यहां तक जो फर्स्ट बी बुक की जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी थ्योरी हमने सारी खत्म की। कल से हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे, 2-4 प्रैक्टिकल समझेंगे और हमारा ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा, और जहां कंफ्यूजन हुई आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या मेरे ट्यूटोरियल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।